Assalamu alaikum class. This is your teacher Mrs. Sobia Azhar from Government Degree College F Block Settle Town Rawalpindi. सेकेंड ईयर क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस जो है वो पढ़ रहे हैं। अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं। एक मैं आपको रिकॉल दे देती हूँ कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या होता है। टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर आपने देखा कि इसमें एनवायरनमेंट्स में किस तरह सेल पे असर होता है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक के अंदर सेल किस तरह रिएक्ट करता है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में आपने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो हाइड्रोफाइट, मीज़ोफाइट और ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस, और एनिमल्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से आपने ये देखा कि मेरीन इन्वायरमेंट में, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एनिमल्स जो है वो किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ। फिर हम आ गए थे एक्सक्रीशन के टॉपिक के ऊपर। एक्सक्रीशन के टॉपिक में हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को पढ़ा था और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि एनिमल्स में किस किस तरह के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, और वो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसके नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एनिमल में बनते हैं। अब आज हमने ये देखना है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं इन रिलेशन टू द हैबिटेट के किस तरह जो एनिमल जिस इन्वायरमेंट में रह रहा होता है उसके मुताबिक वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनाता है, ताकि वो उसे उस इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करते हुए एक्सक्रीट कर सके। इन्वायरमेंट हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक्सेस वाटर सप्लाई वाली इन्वायरमेंट, यानी जो एक्वेटिक या फ्रेश वाटर्स होते हैं। इसी तरह रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई वाली इन्वायरमेंट जो टेरेस्ट्रियल होती है, और इसी तरह एक्यूट या वेरी लेस वाटर सप्लाई वाली इन्वायरमेंट जो कि ये बर्ड्स वगैरह में और डेजर्ट प्लांट्स एनिमल्स वगैरह में होती है। अब अगर हम ये देखें कि जो एक्सेस वाटर सप्लाई वाली जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट जो है हाइपोटोनिक कहलाती है। ज़ाहिर है उसमें जो सेल जो वाटर है वो मुसलसल बॉडी में एंटर हो रहा होता है। ये एनिमल्स जो हैं इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो है अमोनिया। मैंने पीछे आपको फिगर 15.5 के रेफरेंस से पढ़ाया था कि अमोनिया जो है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसे बॉडी से रिमूव करना फ़ौरन ज़रूरी होता है। मगर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml ऑफ वाटर चाहिए। यानी कि अगर 1 kg की हम बात करेंगे तो 1 kg में 1000 ग्राम्स आ जाते हैं, तो कितना हमें पानी चाहिए होता है। इसीलिए ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, वो अमोनिया सेक्रीट करते हैं। उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है कि वो अमोनिया को वाटर में डाइल्यूट करके सेक्रीट कर सकें। जो जो एनिमल्स जो अमोनिया को सेक्रीट आउट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं इम्यूनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, वो एनिमल्स कहलाते हैं इम्यूनोटेलिक एनिमल्स। और दूसरी इन्वायरमेंट की तरफ जब हम आए मॉडरेट यानी टेरेस्ट्रियल में, तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया। यूरिया जो है इट इज़ लेस टॉक्सिक दैन अमोनिया, अमोनिया से कम टॉक्सिक है, और इसको रिमूव करने के लिए हमें 50 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है। यानी अगर हम अमोनिया के हिसाब से कंपेयर करें तो उसके 1 ग्राम के लिए 500 ml और इसके 1 ग्राम के लिए 50 ml वाटर चाहिए। तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर वाले एनिमल्स में जो है ये यूरिया सेक्रीट होता है एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और जो यूरोटेली इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया, एंड द एनिमल्स विच रिमूव यूरिया आर कॉल्ड एज यूरोटेलिक एनिमल्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं। तीसरी इन्वायरमेंट की तरफ जब हम आते हैं तो वो इन्वायरमेंट है हमारे पास लेस वाटर सप्लाई वाली। इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड इन तीनों में से सबसे कम टॉक्सिक होता है, और इसको एक्सक्रीट करने के लिए 1 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। अगर आप कंपेयर करें कहाँ 500 ml, कहाँ 50 ml, और अब 1 ml ऑफ वाटर जो है वो यूरिक एसिड के 1 ग्राम को सेक्रीट करने के लिए काफ़ी होता है।
Uricotely is the process removing of uric acid, and uricotelic animals are those animals which excrete uric acid as their excretory product. अब हम बात करें दोबारा यूरियोटेलिक एनिमल्स की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर की। तो यहाँ जब हमने ये बात की थी कि ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिया के तौर पे सिक्रीट करता है, तो इसमें हमारे पास जो है ये पूरा वो यूरिया ऐसे ही नहीं बन जाता, ये पूरा यूरिया साइकिल जो है वो फॉलो होता है। ये आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से जो है वो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और फिर वो यूरिया को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाएगा टॉपिक, दैट इज़ द एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में जब हम एक्सक्रीशन को स्टडी करें तो सबसे पहले जो एग्जांपल हमें दी गई है वो है हाइड्रा की। हाइड्रा जो है ये एक नाइडेरियन है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी इसकी बॉडी जो है वो 2 लेयर्स पे की कंपोज्ड होती है और इसमें कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें सिंपल जो है इसकी बॉडी जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो डिफ्यूज़ आउट कर जाता है इसकी आउटर बॉडी कवरिंग से इनटू द आइसो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट। तो डिफ्यूजन जो है सिंपल इसमें हाइड्रा में एक्सक्रीशन का तरीक़ाकार है। दूसरा एनिमल जो हमने स्टडी करना है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है और यानी इसमें 3 लेयर्स हैं बॉडी की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और उसके अलावा ये एसिलोमेट एनिमल है, यानी इसमें कोई बॉडी कैविटी उस तरह से मौजूद नहीं होती। अब अगर आप इसके डिटेल स्टडी करें प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया जो है ये ग्रुप ऑफ फ्लैटवर्म्स को बिलोंग करता है और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कहलाता है प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम। A protonephridium is a network of closed tubules without internal openings. प्रोटोनेफ्रीडियम जो है एक क्लोज ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जिसमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड जी इसमें ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप टर्म्ड एज फ्लेम सेल्स। यानी आप इसकी यहाँ पर अगर बॉडी को देखें तो ये सारा इसकी बॉडी में ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है बना हुआ है। पूरी फ्लैट बॉडी के अंदर ये ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद है, ठीक है। और फिर इसके एंड्स पे जो है वो फ्लेम सेल्स होते हैं। इन इन फ्लेम सेल्स को नाम फ्लेम सेल क्यों दिया गया है? क्योंकि जब ये फ्लिकर करते हैं यानी कि मूव करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई फ्लेम है, जैसे कोई शोला जो है वो जल रहा हो। तो इसलिए इनको फ्लेम सेल का नाम दे दिया गया है, ठीक है। Each flame cell has a tuft of cilia whose beating propels interstitial fluid into the tubular system. अब इसके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं, टफ्ट यानी गुच्छा सीलिया का मौजूद होता है जो जिसकी बीटिंग की वजह से जो फ्लूइड होता है वो इसके अंदर जो है एक्सक्रीटरी जो डक्ट होती है उसमें आ जाता है और फिर इस एक्सक्रीटरी डक्ट से बाहर जो है पोर्स से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। The tubular system is drained into the excretory duct which open to the exterior through the several nephrodiopores. Nephrodiopores वो पोर्स हैं जो जिसके तहत ये एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से। फ्रेश वाटर flatworms excrete very dilute urine. The parasitic flatworm, which are isotonic to the host environment, mainly function in disposing the nitrogenous waste. अब ये flatworms से जो हैं वो कुछ parasitic भी होते हैं और अगर ये host body में रह रहे होते हैं तो वो उसकी body के हिसाब से isotonic होते हैं और उसमें nitrogenous waste को excrete out करने में मदद करते हैं।
होप क्लास के आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा, समझ आ गया होगा। और कल इंशाल्लाह हम एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म और एक्सक्रीशन इन कॉकरोच पढ़ेंगे और उसके बाद हम ह्यूमंस का शुरू करेंगे। क्लास टास्क आप लोगों का वही है कि आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं और काइंडली अपने लेक्चर्स को साथ साथ फॉलो करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। और सारा पीछे का अगर टॉपिक आप थोड़ा सा रिकॉल करते, जैसे मैंने आज रिकॉल करवाया है, रिकॉल करते रहेंगे तो आपके लिए आगे के टॉपिक्स जो हैं वो और भी इजी हो जाएंगे। मेरा अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो या कुछ हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो। और बाकी ये है कि टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड बी सेफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।